तारीख 18 दिसंबर, जगह मेमन सिंह, बांग्लादेश। रात के वक्त एक भीड़ इस जगह के पुलिस थाने का घेराव करती है। उनकी मांग है कि लॉकअप में बंद एक 27 साल के नौजवान को उनके हवाले किया जाए। वहां की हथियारबंद नालायक पुलिस भीड़ के सामने सरेंडर कर देती है। भीड़ उस नौजवान को लॉकअप से घसीटते हुए बाहर ले जाती है। उस नौजवान का नाम है दीपू चंद्र दास। भीड़ उसे लाठी डंडों से पीटती है, उसका सिर फोड़ देती है, सड़क पर नग्न अवस्था में घसीटती है, लेकिन फिर भी भीड़ का मन नहीं भरता। मानवता को शर्मसार करने वाले हद को पार करते हुए भीड़ द्वारा दीपू चंद्रदास को अधमरी हालत में एक पेड़ से लटकाकर फांसी लगाया जाता है और फिर उसे जिंदा जला दिया जाता है। इस घटना को लेकर हफ्ते भर से सोशल मीडिया पर तूफान है। हर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज चल रहा है, हिंदू खतरे में है, बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। और साथियों, मैं कहता हूँ यह गुस्सा 100% जायज़ है। जब किसी इंसान को पेड़ से लटकाकर जानवर की तरह जला दिया जाए, सिर्फ उस पर धर्म या ईश निंदा का बेतुका आरोप लगाकर। अगर आपका खून ऐसे जघन्य अपराध को देखकर नहीं खौल रहा है तो शायद आपके अंदर का इंसान मर चुका है। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने आया हूँ जो शायद आपको चुभेगा। शायद आपको लगे कि मैं बेतुकी बातें कर रहा हूँ, पर सवाल जरूरी है। हमारे इंसाफ का झंडा सिर्फ तब क्यों उठता है जब पीड़ित हिंदू हो और मारने वाला मुसलमान? अगर यही आग, यही भीड़, यही वहसीपन जैसा अत्याचार हमारे अपने देश में दलित भाइयों और माइनॉरिटीज़ के साथ हो, हमारी माताओं, बहनों, नाबालिग बच्चियों के साथ हो, तो हम खामोश क्यों हो जाते हैं? सवाल कड़वा है पर सच है। अभी आगे वीडियो में इस बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले यह समझते हैं कि दीपू चंद्रदास की हत्या आखिर क्यों हुई। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आपको बताया जा रहा है कि उसने कुरान का अपमान किया था, लेकिन सच क्या है? दीपू चंद्रदास के भाई अपू रोबी दास के मुताबिक कुछ दिन पहले ही दीपू जिस गारमेंट पायनियर निटवेयर्स बीडी लिमिटेड कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी के फ्लोर मैनेजर से सुपरवाइजर बनने के लिए एक टेस्ट दिया था, जिसके बाद से दीपू कंपनी के बहुत से कर्मचारियों की नज़रों में खटकने लगा था। उनके भाई अपू ने ढाका ट्रिब्यून को बताया कि दीपू का अपने पद और काम को लेकर कई कर्मचारियों से विवाद था, जिस वजह से घटना वाले दिन यानी 18 दिसंबर को दोपहर में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और उन पर धर्म का अपमान लगाने के आरोप लगाए। उन्होंने मेरे भाई के माफी मांगने पर भी उसे पीटा, कारखाने के बाहर निकाल दिया। अपू ने बताया कि बाद में दीपू के दोस्त हीमेल ने उसे फोन किया और बताया कि दीपू को पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। फैक्ट्री में ही काम करने वाले तोफज्जल हुसैन नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि दीपू की हत्या धार्मिक आक्रोश की वजह से नहीं हुई है, बल्कि दीपू को कारखाने से निकालने के लिए एक साजिश के तहत हुई है। तो फजल के अनुसार दीपू को कारखाने से लगभग 1 किलोमीटर दूर उसके साथ दुर्व्यवहार करके एक पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई। उन्होंने कहा, इसमें शामिल लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब मैं एक और अफवाह दूर करना चाहूँगा। शरीफ उस्मान हादी, जो बांग्लादेश के इंकलाब मंच का एक चर्चित जैनजी छात्र नेता था और 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में होने वाले चुनाव में ढाका से एक निर्दलीय उम्मीदवार भी था। इसे 12 दिसंबर को ढाका में एक चलती ऑटो में 2 लोगों के द्वारा गोली मारी गई और 18 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। उस्मान हादी वही शख्स था जिसने बांग्लादेश में कट्टर भारत विरोधी एंटी इंडिया जहर घोला था और अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार को गिराने में भी अहम भूमिका निभाई थी। उस्मान हादी ने ही अपने सोशल मीडिया पर भारत का एक ऐसा मैप जारी किया था जिसमें हमारे पूर्वोत्तर राज्यों 7 सिस्टर्स को ग्रेटर बांग्लादेश बताया गया था। उसकी मौत के बाद वहां अफवाह फैलाई गई कि इसके पीछे भारत का हाथ है और हादी पर गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी फैजल करीम मसूद भारत में भागकर छिपा है। 18 दिसंबर जिस दिन हादी की मौत हुई, फेसबुक के जरिए यह भी अफवाह फैलाई गई कि दीपू चंद्रदास ने ईश निंदा की है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक बांग्लादेश की पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन, आरएबी और किसी भी एजेंसी ने यह दावा नहीं किया है कि फैसल करीम भागकर भारत में ही छिपा है और नहीं इस बात की पुष्टि की है कि दीपू चंद्रदास ने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईश निंदा जैसी बात या कोई पोस्ट की हो। फिर भी वहां के जाहिल गवार कट्टरपंथियों ने दीपू चंद्रदास के साथ जो किया वह आप सबको पता है। हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश के नेता हसन अब्दुल्ला ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भारत हत्यारों का समर्थन करना जारी रखता है तो हम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग कर देंगे। ऐसे अनपढ़ नेता से कोई यह पूछे कि जिन पूर्वोत्तर राज्यों को ये अलग करके अपने देश में मिलाने की बात कर रहा है, क्या वो पूर्वोत्तर राज्य इसके देश में मिलना चाहेंगे? जो देश हमारे सड़क, बिजली, पानी और पोर्ट पर अपनी अर्थव्यवस्था चला रहा हो, वह हमारे ही देश के राज्यों को अपने देश में मिलाने की बात कर रहा है।
ऐसे नेता को तो हमारे पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य में ले जाकर छोड़ देना चाहिए, उसके बाद उसका क्या हश्र होगा आप सोच सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उस्मान हादी के भाई उमर हादी ने 23 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मेरे भाई उस्मान हादी को यूनिस सरकार ने ही मरवाया है, क्योंकि वह 12 फरवरी को होने वाले चुनाव को रुकवाना चाहते हैं। जब हादी का भाई यह कह रहा है कि उस्मान हादी को यूनुस सरकार ने मरवाया है, तो फिर वहां के मूर्ख, जाहिल, गवार नेता और लोगों ने यह कैसे सोच लिया कि हादी को मरवाने और उसके हत्यारे को छिपाने में भारत का हाथ है। इसके लिए बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे वहां के लोगों को छूट दे दी है कि वह वहां पर रह रहे हिंदू माइनॉरिटी पर अत्याचार करें और भारत पर ऐसे आरोप लगाएं। दीपू चंद्रदास के साथ न्याय होना चाहिए और मैं ऐसे किसी भी तरह के दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा करता हूं, पर हमारी सरकार की भी इस मामले में जवाबदेही बनती है कि वह क्या कर रही है। क्यों हमारे पड़ोसी देश में माइनॉरिटीज पर ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं? क्यों हमारे पड़ोसी देशों में हमारी विदेश नीति कमजोर पड़ रही है? हमारी नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी अब नेबरहुड लॉस्ट क्यों बन चुकी है? क्यों मालदीव में इंडिया आउट के नारे लगाकर सरकार बनती और हमारे सैनिकों को वापस भेजा जाता है? क्यों नेपाल चीन की गोद में जाकर बैठ गया है और हमारे इलाकों को अपने नक्शे में दिखा रहा है? क्यों बांग्लादेश, जो कभी हमारे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक था, आज वहां भारत विरोधी नारे लग रहे हैं और हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है? चीन क्यों अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का हिस्सा बता रहा है और हमारे नागरिकों के साथ अपने देश में दुर्व्यवहार कर रहा है? इन मामलों में भी हमारे सरकार की जवाबदेही बनती है। अगर हमारी विदेश नीति ऐसे ही फेल होती रही तो कल नेपाल, मालदीव, श्रीलंका में भी हमारे लोगों के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार किया जा सकता है। अब आते हैं अपने पहले सवाल पर कि हमारे इंसाफ का झंडा सिर्फ तब क्यों उठता है जब पीड़ित हिंदू हो और मारने वाला मुसलमान। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2023 की रिपोर्ट का थोड़ा एनालिसिस करते हैं, जो 30 सितंबर 2025 को जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में देश भर में कुल 62,41,569 अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं। सोचिए, 2022 के मुकाबले इसमें 7.2% की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब समझते हैं आप? देश में हर 5 सेकंड में एक अपराध दर्ज हो रहा है। और याद रखिए, ये वो मामले हैं जो थाने तक पहुंचे और दर्ज हुए, जो दबा दिए गए उनका कोई हिसाब नहीं है। 2023 में महिलाओं के खिलाफ पूरे भारत में 4,48,000 से ज्यादा अपराध दर्ज हुए। राम राज्य का दावा करने वाले उत्तर प्रदेश में टोटल क्राइम की बात करें तो 7,93,000 से ज्यादा अपराधों के मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में टॉप किया। अकेले यूपी में 66,381 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें हत्या 3,206 पूरे भारत में नंबर 1। अपहरण, किडनैपिंग 16,663 महिलाओं और बच्चों के अपहरण में उत्तर प्रदेश टॉप राज्यों में। रेप 3,516 नंबर 2। राजस्थान के बाद सबसे ज्यादा रेप उत्तर प्रदेश में। और दलित भाई बहनों पर अत्याचार की बात करें तो 2023 में दलितों के खिलाफ अपराध कम नहीं हुए हैं बल्कि बढ़े हैं। दलितों के खिलाफ देश भर में 57,789 मामले दर्ज हुए। यहां भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। देश में कुल दलित उत्पीड़न के मामलों में सबसे बड़ा हिस्सा यूपी का है, जहां 15,130 मामले दर्ज किए गए, यानी हर दिन यूपी में दलितों पर हमले हो रहे हैं। आदिवासियों के साथ तो 2023 में जो हुआ वो इतिहास का काला अध्याय है। एसटी समाज के खिलाफ अपराधों में 28.8% की भारी वृद्धि हुई। इसकी मुख्य वजह मणिपुर की हिंसा रही, जहां एक साल में हजारों मामले दर्ज हुए। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि अपराधी प्रदेश छोड़ गए हैं, तो ये 66,000 अपराधी कौन हैं जो हमारी माताओं और बहनों का जीना हराम किए हुए हैं? ये आंकड़े बताते हैं कि नारी शक्ति के नारे सिर्फ विज्ञापनों में अच्छे लगते हैं, जमीन पर हकीकत खौफनाक है। अब मैं आपको ऐसे अपराधों के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में जानकर आपको लगेगा कि दीपू चंद्रदास के साथ किया गया दुर्व्यवहार निंदनीय तो है ही, पर शायद आपको हमारे देश में किए गए अपराध उससे भी ज्यादा निंदनीय लगे। 13 अप्रैल 2025 की वो घटना याद है, प्रयागराज जिले का इसोटा गांव करछना। देवी शंकर 35 वर्षीय दलित किसान को गांव के ही दबंग दिलीप सिंह ने बेरहमी से पीटा और फिर अपने गुनाह को छिपाने के लिए उसको जिंदा जला दिया। अगली सुबह उसका अधजला शरीर मिला था। दीपू को धर्म के नाम पर जलाया गया। यहाँ देवी शंकर को जाति की सनक में फूंक दिया गया। रायबरेली उत्तर प्रदेश 2 अक्टूबर 2025। एक दलित युवक हरिओम वाल्मीकि पर चोरी का आरोप लगाकर कुछ लोगों ने उसे लात घूंसों से मारते हुए उस पर पेशाब किया और इतना पीटा कि वो मर गया। राहुल गांधी जब उसके घर गए तो उसकी मां की चीखें पूरे देश ने सुनी थी। एक दलित को शक की बिना पर मार देना, क्या यह लिंचिंग नहीं थी?
अभी कुछ दिन पहले ही ओडिशा के संबलपुर में 24 दिसंबर 2025 जुएल शेख नाम के 19 वर्षीय पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले एक मजदूर लड़के को भीड़ ने घेर कर आधार कार्ड मांगा और शक किया कि वो बांग्लादेशी है और उसे ईंट पत्थरों से पीट पीट कर मार डाला गया। नवादा, बिहार, 19 सितंबर 2024 दबंगों ने जमीन को हथियाने के लिए पेट्रोल डालकर एक 80 घरों की पूरी दलित बस्ती में आग लगा दी। हाथरस, 14 सितंबर 2020 को वो रात जब पुलिस ने एक दलित रेप पीड़ित बेटी की लाश पेट्रोल डालकर जला दी थी। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और उसे लकवा मार गया था। उसकी जीभ पर भी गहरा घाव था जिससे उसे बोलने में कठिनाई हो रही थी। एक बहन इंसाफ के लिए आज भी धरने पर बैठी है। हमारे देश की आखिरकार न्याय व्यवस्था कैसी है जो रेपिस्ट को जमानत दे देती है और देश का हित चाहने वाले सोनम वांगचुक जैसे वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और शिक्षक को एनएसए लगाकर जेल में बंद रखती है। क्यों संस्थाएं, परिषद, धार्मिक लोग ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करते? कभी आपने सोचा है? अगर नहीं तो ऐसे मुद्दे पर थोड़ा सोचिएगा जरूर। इसी तरह 14 सितंबर 2022 लखीमपुर 2 दलित सगी बहनों का रेप हुआ और लाशों को पेड़ पर लटका दिया गया। और यह लिस्ट यही नहीं रुकती है क्योंकि बहुत सारे अपराध हैं जिन्हें बताया भी नहीं जा सकता है। अभी पश्चिम बंगाल में स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। बॉर्डर पर बंगीय हिंदू जागरण और भाजपा समर्थकों का भारी प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस को कोलकाता में लाठीचार्ज करना पड़ा है। दिल्ली, यूपी से लेकर केरल, तमिलनाडु में भी बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश हाई कमीशन के पुतले फूके हैं, पर हमारी सरकार खामोश है। मैं कहता हूं, बाहर के दुश्मनों से लड़िए, लेकिन अपने अंदर के उस राक्षस को भी मारिए जो पानी पीने पर बच्चे की जान ले लेता है। क्योंकि अगर हम अपने घर में अन्याय होने देंगे तो दुनिया हमें आंख दिखाएगी। मैं बांग्लादेश में दीपू चंद्रदास के साथ हुई हैवानियत की कड़ी निंदा करता हूं। दीपू के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। यूनिस सरकार को जवाब देना होगा। पर मैं आपसे पूछता हूं कि जब दीपू पेड़ से लटका तो आपको हिंदू दिखा, लेकिन जब लखीमपुर में 2 बहनें पेड़ से लटकीं तो आपको हिंदू क्यों नहीं दिखा? जब देवी शंकर को जलाया गया तो वो सिर्फ दलित क्यों रह गया? क्या भगवान राम का नाम लेने वाले दलित का खून खून नहीं है? आज जो भीड़ सड़कों पर बांग्लादेश के खिलाफ नारे लगा रही है वो इन घटनाओं पर कहां गायब हो जाती है? यह चयनित आक्रोश ही हमारा असली चेहरा है। हो सकता है मेरी बातें आपको कड़वी लगें या देश विरोधी, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। आज भारत के अलग अलग राज्यों में लाखों लोग बांग्लादेश के विरोध में रैलियां निकाल रहे हैं। मैं पूछता हूं, इतनी भीड़, इतना आक्रोश तब क्यों नहीं दिखता जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है? हमारा आक्रोश बिकाऊ क्यों है? और एक बात बहुत जरूरी जो हम भूल रहे हैं, बांग्लादेश में अभी भी 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा हिंदू रहते हैं। जब हम यहाँ भारत के मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाते हैं, मस्जिदों के सामने तलवारें लहराते हैं, तो हम उन 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं की जान को खतरे में डालते हैं। वहाँ के कट्टरपंथियों को मौका मिल जाता है यह कहने का कि देखिए भारत में क्या हो रहा है, हम भी बदला लेंगे। हमारी बड़बोली राजनीति और अंधा राष्ट्रवाद वहाँ के हिंदुओं के लिए डेथ वारंट बन रहा है। अगर वाकई उनकी चिंता है तो सरकार पर दबाव बनाइए कि वो डिप्लोमेसी से काम ले, ना कि सड़कों पर नफरत फैलाकर। विरोध करिए, इंसाफ की मांग करिए, पर यह मत भूलिए कि अगर हमारी चुनी हुई सरकार चुप रहती है, कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो बांग्लादेश में रहने वाले 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा हिंदू भी असुरक्षित महसूस करेंगे। और बांग्लादेश ही क्यों, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, जहां भी हमारे देश के नागरिक रहते हैं वो सभी सरकार के चुप रहने पर असुरक्षित हैं। अगली बार जब हिंदू खतरे में है का नारा लगाएं तो इन सब बातों का भी ध्यान रखिए। और याद रखिए, आपके पास पड़ोस और देश में रहने वाला वो दलित, वो आदिवासी भी उसी हिंदू समाज का हिस्सा है जिन्हें हमारे ही समाज ने हाशिए पर धकेल रखा है। अपने नज़रिए को बदलिए, क्योंकि अगर इंसाफ चुनिंदा होगा तो वो इंसाफ नहीं, राजनीति है। और जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश से एक और दुखद खबर है। बांग्लादेश के राजबाड़ी में 29 साल के एक हिंदू युवक अमृत मंडल को पीट पीट करके मार दिया गया है। यह सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारी सरकार कड़ी निंदा से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई नहीं करती है। अगर आप अमृत मंडल और दीपू के लिए न्याय चाहते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने घर में भी रामनारायण बघेल और जुएल शेख के न्याय के लिए भी आवाज़ उठाइए। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। कहीं भी हो रहा अन्याय हर जगह के न्याय के लिए खतरा है। अपने अंदर के दोहरेपन को खत्म कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।